हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ दुनिया की सबसे मशहूर हॉरर कहानियों में से एक, द मंकीज़ पॉ। ये कहानी साल 1902 में इंग्लिश ऑथर डब्ल्यू डब्ल्यू जेकब्स ने लिखी थी और आज भी इसे हॉरर लिटरेचर की क्लासिक कहानियों में गिना जाता है। लेकिन आज मैं इस कहानी को आपके लिए हिंदी में नरेट करने वाली हूँ ताकि आप इसके हर सीन, हर कैरेक्टर और हर खौफनाक पल को अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज कर सकें। तो लाइट्स डिम कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और चलिए चलते हैं एक पुराने घर में जहाँ एक ऐसी विश मांगी गई थी जिसने सबकी किस्मत बदल दी। द मंकीज़ पॉ, रिटन बाय डब्ल्यू डब्ल्यू जेकब्स, नरेटेड बाय नेहा। घर के बाहर रात ठंडी और बारिश से भरी हुई थी। तेज़ हवा घर के बाहर से सीटियाँ बजाती हुई गुजर रही थी। लेकिन लेबर्नम विला के एक छोटे से ड्राइंग रूम में एक अलग ही माहौल था। खिड़कियों के पर्दे बंद थे और फायरप्लेस में जलती हुई आग पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। आग की नारंगी रोशनी दीवारों पर हिलती हुई परछाइयाँ बना रही थी। कमरे में 3 लोग बैठे थे, मिस्टर वाइट, उनका बेटा हर्बर्ट और मिसेस वाइट, जो फायरप्लेस के पास शांति से बैठी हुई बुनाई कर रही थी। बाप और बेटा बैठकर चेस खेल रहे थे, लेकिन मिस्टर वाइट की एक अजीब आदत थी। वो चेस के रूल्स फॉलो ना करके अपने हिसाब से खेलते थे। कभी बिना वजह अपने किंग को खतरे में डाल देते, कभी ऐसी चाल चलते जो कोई एक्सपीरियंस चेस प्लेयर देखे तो अपना सर पकड़ ले। और उन्हें एहसास हुआ कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, एक ऐसी गलती जो शायद गेम तुरंत हरवा सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अपने बेटे का ध्यान बोर्ड से हटाने की कोशिश में उन्होंने खिड़की की तरफ देखा और कहा, सुनो, हवा की आवाज़। हर्बर्ट ने बोर्ड से नज़र नहीं हटाई और बोला, सुन रहा हूँ। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, चेक। मिस्टर वाइट और भी बेचैन हो गए। अब भी उन्होंने बात बदलने की कोशिश की। वो चेस बोर्ड पर हाथ रोककर बोले, मुझे नहीं लगता आज रात वो आएगा। हर्बर्ट ने बोर्ड को देखा, हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मेट, चेक मेट। गेम खत्म हो चुका था। तभी मिस्टर वाइट अचानक जोर से बोल पड़े, बस यही सबसे बुरी बात है इतनी दूर रहने की। सारी दुनिया में अगर कोई बेकार, कीचड़ भरी और सुनसान जगह है तो वो ये है। पाथवे पूरा दलदल बना हुआ है और रोड पर पानी नदी की तरह बह रहा है। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, शायद सिर्फ 2 घर हैं इस रोड पर, इसलिए किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मिसेस वाइट ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो डियर, शायद अगली गेम तुम जीत जाओ। ये सुनते ही मिस्टर वाइट ने सर उठाया। उन्होंने देखा कि माँ और बेटा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मिस्टर वाइट समझ गए कि माँ और बेटा दोनों उसकी हार पर मुस्कुरा रहे हैं। दोनों को देखकर मिस्टर वाइट कुछ बोलने के लिए मुंह खोल ही रहे थे कि अचानक कुछ सोचकर चुप हो गए। उन्हें थोड़ी शर्म सी महसूस हुई और वो खुद ही हल्का सा मुस्कुरा दिए। तभी बाहर जोर से गेट बंद हुआ और भारी कदमों की आवाज़ घर की तरफ बढ़ने लगी। हर्बर्ट ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, लो वो आ गया। मिस्टर वाइट तुरंत कुर्सी से उठकर खड़े हुए। मेहमान नवाजी उनकी आदत थी। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़े और दरवाज़ा खोला। बाहर मौसम इतना ख़राब था कि आने वाला मेहमान भी उससे परेशान लग रहा था। दरवाजे के पास खड़े दोनों आदमियों की बातें अंदर तक सुनाई दे रही थी। मिस्टर वाइट उसके सफ़र और मौसम की तकलीफ़ पर अफसोस जता रहे थे और मेहमान खुद भी बारिश और कीचड़ की शिकायत कर रहा था। मिसेस वाइट उन दोनों की आवाज़ सुनकर सोच रही थी, बेचारा कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा होगा। कुछ ही पल बाद मिस्टर वाइट मेहमान को लेकर ड्राइंग रूम में वापस आए। उनके पीछे एक लंबा चौड़ा और मजबूत दिखने वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें छोटी मगर बहुत तेज लग रही थी और उसका चेहरा सालों की धूप, सफ़र और जंगों की कहानी सुना रहा था। मिस्टर वाइट ने गर्व से उसका परिचय कराया, सार्जेंट मेजर मॉरिस। मॉरिस ने सबसे हाथ मिलाया और फायरप्लेस के पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में मिस्टर वाइट विस्की और ग्लासेस ले आए। जब मॉरिस ने विस्की का तीसरा ग्लास ख़त्म किया, उसकी आंखों में चमक सी आ गई थी। अब वो खुलकर बातें कर रहा था। मिसेस वाइट, हर्बर्ट और मिस्टर वाइट तीनों बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। आखिर वो दुनिया के दूसरे कोने से आया हुआ आदमी था। कुर्सी पर अपने चौड़े कंधे सीधे करते हुए मॉरिस ने अपनी कहानियाँ सुनानी शुरू की। जंगों की कहानियाँ, अजीबोगरीब लोगों की कहानियाँ, महामारियों की कहानियाँ और उन अनोखी जंगों की कहानियाँ जो उसने लड़ी थी और लोगों ने सिर्फ उसके बारे में सुना था।
मिस्टर वाइट ने विस्की का एक और घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कभी इंडिया जाना चाहता हूँ, बस थोड़ा घूमने फिरने के लिए, देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या है। ये सुनते ही सार्जेंट मेजर मॉरिस के चेहरे की मुस्कुराहट चली गई। उसने धीरे से सर हिलाया। नहीं, तुम जहाँ हो वहीं बेहतर हो। उसकी आवाज़ में एक डर जैसा था, जैसे उसे कोई बुरी बात याद आ गई हो। उसने अपना खाली ग्लास टेबल पर रखा और एक गहरी सांस छोड़ी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन मिस्टर वाइट की क्यूरियोसिटी अब बढ़ गई थी। मैं वहाँ के पुराने मंदिरों को देखना चाहता हूँ, काफिरों को, जादूगरों को। और फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने मॉरिस की तरफ देखा और पूछा, वैसे मॉरिस, उस दिन तुम मुझे किसी मंकी स्पॉ के बारे में बता रहे थे ना? जैसे ही ये नाम सुना मॉरिस थोड़ा सा चौंक गया। उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। सुनने लायक ऐसी कोई बात नहीं है। मिसेस वाइट ने तुरंत पूछा, मंकी स्पॉ? मॉरिस ने कहा, हाँ, बस एक छोटी सी चीज है, शायद तुम उसे मैजिक कह सकते हो। ये सुनते ही तीनों की आंखें चमक उठी। सब थोड़ा आगे झुककर बैठ गए। अब उनकी पूरी दिलचस्पी इस बात में ही थी। फायरप्लेस की रोशनी में मॉरिस कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी उंगलियां जैसे किसी चीज को ढूंढ रही थी। आखिर उसने एक छोटी सी चीज बाहर निकाली। उसने धीरे से कहा, देखने में ये बस एक आम सा बंदर का पंजा है जो सूख कर मम्मी की तरह सख्त हो चुका है। कमरे में गर्म हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मॉरिस ने वो चीज़ सबके सामने लाकर रख दी। मिसेस वाइट ने उसे देखते ही मुंह बना लिया और कहा, कितनी घिनौनी चीज़ है। लेकिन हर्बर्ट की क्यूरियोसिटी कुछ और ही थी। उसने पंजा हाथ में लेकर गौर से देखना शुरू कर दिया, जैसे किसी म्यूजियम की अजीब चीज़ को देख रहा हो। कुछ देर बाद मिस्टर वाइट ने भी उसे देखा और फिर टेबल पर रख दिया। इसमें ऐसी क्या खास बात है? मिस्टर वाइट ने पूछा। मॉरिस का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। फायरप्लेस की लाल रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी। उसने कहा, इस पर एक बहुत पुराने फकीर ने मंत्र फूका था, एक बहुत पवित्र आदमी ने। उसका मानना था कि इंसान की जिंदगी पर तकदीर का राज होता है। जो लोग तकदीर को बदलने की कोशिश करते हैं उन्हें आखिर में पछताना पड़ता है। कमरे में अब पूरी खामोशी थी। मॉरिस ने मंकी स्पॉ की तरफ देखते हुए कहा, उस फकीर ने इस पर ऐसा जादू किया था कि 3 अलग अलग आदमी इससे 3-3 विशेस मांग सकते हैं। अब किसी के भी चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। जो बात पहले मजाक लग रही थी अब वो थोड़ी डरावनी लगने लगी थी। तभी हर्बर्ट ने हल्का सा हंसकर कहा, अच्छा, तो फिर आपने अपनी 3 विशेस क्यों नहीं मांग ली सर? मॉरिस ने धीरे से अपनी नज़र हर्बर्ट पर टिकाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बुजुर्ग आदमी किसी ज़्यादा होशियार बनने वाले जवान लड़के को देखता है। पहले उसने कुछ नहीं कहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, आई हैव, मैंने मांग ली थी। और ये कहते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सबकी आंखें मॉरिस पर ही टिकी थी। मिसेस वाइट ने धीरे से पूछा, तो क्या सच में आपकी तीनों विशेस पूरी हुई थी? मॉरिस ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने ग्लास उठाया, लेकिन इस बार उसका हाथ कांप रहा था। फिर वो बोले, हाँ हुई थी। ग्लास उसके मजबूत दांतों से हल्का सा टकराया। चेहरा देखकर ऐसा लगा जैसे उस याद ने आज भी उसके अंदर डर पैदा कर दिया हो। मिसेस वाइट ने फिर पूछा, क्या और किसी ने भी इससे विशेस मांगी थी? मॉरिस ने कहा, हाँ, पहले आदमी ने भी अपनी 3 विशेस मांगी थी। कमरे में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। हर्बर्ट थोड़ा और आगे झुक गया और उसने पूछा, क्या मांगा था? पहली 2 विशेस क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन तीसरी विश में उसने अपनी मौत मांगी थी। फायरप्लेस में जलती लकड़ी अचानक चटक कर फूटी और एक पल के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने मौत मांगी थी? मॉरिस के ये शब्द अब भी कमरे में गूंज रहे थे। उसी के बाद मुझे ये मंकीज़ पॉ मिला। अब किसी के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। आखिरकार मिस्टर वाइट ने खामोशी तोड़ी, अगर तुम अपनी 3 विशेस यूज़ कर चुके हो तो अभी से अपने पास क्यों रखते हो? मॉरिस ने कंधे उचका दिए। पता नहीं, शायद आदत की वजह से, या शायद यूं ही। फिर मिस्टर वाइट ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अगर तुम्हें दोबारा 3 विशेस मिल जाएं तो क्या तुम फिर से मांगोगे? फिर उसने कहा, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी आवाज़ में डर भी था। उसने सबको बेचैन कर दिया। तभी मॉरिस ने मंकी स्पॉ को उठाया। उसने अपनी उंगलियों के बीच लटकाकर उसे कुछ पल तक देखा, जैसे किसी बुरी याद को देख रहा हो, और अचानक उसने मंकी स्पॉ को सीधा आग में फेंक दिया। अरे! मिस्टर वाइट लगभग चीख पड़े और तुरंत कुर्सी से उठकर जल्दी से आग में हाथ डालकर मंकी स्पॉ बाहर खींच लिया। मॉरिस ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसे जलने दो। लेकिन मिस्टर वाइट ने पंजे को मजबूती से पकड़ लिया। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो।
नहीं, मॉरिस ने सख्ती से कहा। मैंने इसे आग में फेंक दिया था। अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो जो कुछ होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। मॉरिस ने आगे झुककर कहा, अभी भी वक्त है, उसे वापस आग में फेंक दो, एक समझदार आदमी की तरह। लेकिन मिस्टर वाइट सिर्फ मंकीज पॉ को घूरते रहे, जैसे कोई बच्चा किसी अनोखी चीज को देख रहा हो। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा, अगर मैं इसे रखूं तो विश कैसे मांगते हैं? मॉरिस ने गहरी सांस ली, जैसे उसे पता हो कि अब ये मेरी बात नहीं सुनेगा। अपने दाएं हाथ में पकड़ो, फिर जो चाहते हो उसे जोर से बोलो, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना। कमरे का माहौल हल्का करने के लिए मिसेस वाइट हंस पड़ी। फिर मजाक में बोली, बिल्कुल अरेबियन नाइट्स वाली कहानी लग रही है। और अगर कुछ मांगोगे तो मेरे लिए 4 हाथ एक्स्ट्रा मांग लो। सब हंस पड़े, लेकिन एक आदमी नहीं हंसा, सार्जेंट मेजर मॉरिस। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जब मिस्टर वाइट मजाक में मंकीज पॉ को जेब से निकालने लगे तो मॉरिस ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। उसने कठोर आवाज में कहा, अगर विश मांगनी ही है तो कोई समझदारी वाली विश मांगना। आखिरकार मिस्टर वाइट ने मंकीज पॉ वापस अपनी जेब में रख लिया। फिर कुर्सियां टेबल के पास लगाई गई और सब डिनर के लिए बैठ गए। खाने और बातों के बीच कुछ देर के लिए मंकीज पॉ की बातें लगभग सब भूल ही गए थे। डिनर के बाद भी मॉरिस अपनी इंडिया की कहानियां सुनाता रहा, जंगों की कहानियां, अजीब लोगों की कहानियां। मिसेस वाइट, हर्बर्ट और मिस्टर वाइट बड़े ध्यान से सुनते रहे। पता ही नहीं चला कब रात और गहरी हो गई। आखिर वो वक्त आ ही गया था जब मॉरिस को आखिरी ट्रेन पकड़नी थी। दरवाज़ा बंद हुआ और मॉरिस अंधेरी रात में गायब हो गया। कुछ पल तक घर में सन्नाटा रहा। फिर हर्बर्ट हंस पड़ा। अगर मंकीज पॉ की कहानी भी उनकी कहानियों जितनी ही सच है तो फिर उससे हमें कुछ खास मिलने वाला नहीं है। लेकिन उनकी नज़र अपने पति पर गई। वैसे क्या आपने मंकीज पॉ के बदले में मॉरिस को कुछ दिया? मिस्टर वाइट थोड़ा झिझके और बोले, हाँ, थोड़े पैसे दिए। वैसे वो लेना नहीं चाहता था, मैंने ही जिद करके उसे पैसे दे दिए। फिर कुछ याद करते हुए बोले, और जाते जाते वो मुझे बार बार कह रहा था कि मंकीज पॉ फेंक देना। हर्बर्ट ने नाटक करते हुए डरा हुआ चेहरा बनाया। बिल्कुल, क्योंकि अब तो हम बहुत अमीर होने वाले हैं, फेमस भी और खुश भी। फिर उसने मजाक में कहा, पापा सबसे पहले एम्परर बनने की विश मांग लो, फिर मम्मी आप पर हुक्म नहीं चला पाएंगी। कमरे में हंसी गूंज उठी। कुछ देर तक घर का माहौल बिल्कुल हल्का और खुशनुमा था। लेकिन फिर मिस्टर वाइट ने धीरे से मंकीज पॉ को अपनी जेब से निकाला। उन्होंने इसे हाथ में लेकर गौर से देखा। सच कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मांगूं। जो चाहिए था लगता है वो पहले से ही मेरे पास है। हर्बर्ट ने उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, घर का कर्ज उतर जाए और क्या चाहिए? 200 पाउंड्स मांग लो, उतने में सब कुछ काम हो जाएंगे। मिस्टर वाइट ने एक शर्मीली सी मुस्कान दी, जैसे सोच रहे हों कि वो भी इन सब चीज़ों पर बिलीव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने मंकीज पॉ को अपने दाएं हाथ में उठाया। उसी वक्त पर हर्बर्ट पियानो के पास जाकर बैठ गया और मजाक में एक डरावनी सी धुन बजाने लगा। पूरे कमरे में अजीब सा माहौल बन गया। मिस्टर वाइट ने पंजे को हवा में उठाया और साफ आवाज में कहा, मैं 200 पाउंड्स की विश करता हूँ। उनके बोलते ही धड़ाम की आवाज आई और उसी पल मिस्टर वाइट की चीख निकल गई। मिसेस वाइट और हर्बर्ट तुरंत उनकी तरफ दौड़े। क्या हुआ? मिस्टर वाइट का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उनकी नज़र जमीन पर पड़े मंकीज पॉ को देख रही थी। वो कांपते हुए बोले, वो हिला। जैसे ही मैंने विश मांगी वो मेरे हाथ में सांप की तरह हिला। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर हर्बर्ट ने मंकीज पॉ उठाया, टेबल पर रख दिया और हंसकर बोला, अच्छा, मुझे तो कहीं से 200 पाउंड्स नजर नहीं आ रहे और मुझे लगता है कभी नजर आएंगे भी नहीं। मिसेस वाइट ने चिंता से अपने पति की तरफ देखा। शायद आपको ऐसा लगा होगा। मिस्टर वाइट ने कहा, नहीं, मैंने महसूस किया था। फिर वो कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए बोले, खैर, कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक पल के लिए मैं सच में डर गया था। सब लोग दोबारा फायरप्लेस के पास बैठ गए, लेकिन अब पहले जैसा माहौल नहीं था। बाहर हवा और तेज हो गई थी। ऊपर कहीं कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम। मिस्टर वाइट चौंक कर सीधे बैठ गए। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। धीरे धीरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा, आखिर रात काफी हो गई थी। मिस्टर और मिसेस वाइट सोने के लिए खड़े हुए। हर्बर्ट उन्हें गुड नाइट कहने लगा, लेकिन जाने से पहले वो अपना आखिरी मजाक किए बिना नहीं रह पाया। कल सुबह जब उठो तो शायद बेड के नीचे बीचों बीच पैसों का बड़ा सा बैग रखा मिले। फिर उसने हंसकर कहा, बस ध्यान रखना कहीं अलमारी के ऊपर कोई डरावनी चीज बैठकर तुम्हें देख ना रही हो जब तुम पैसे गिन रहे हो। ये कहकर वो हंस पड़ा और अपने कमरे की तरफ चला गया। लेकिन उस रात जब सब सो गए, हर्बर्ट कुछ देर तक अंधेरे में अकेला बैठा रहा, फायरप्लेस की बुझती हुई आग को देखते हुए।
लपटों के बीच में उसे अजीब अजीब चेहरे नजर आने लगे, पहले धुंधले, फिर साफ, और फिर एक चेहरा इतना डरावना था, एक बंदर जैसा, कि हर्बर्ट खुद हैरान रह गया। उसने घबराकर हल्का सा हंसने की कोशिश की और पास रखे पानी के ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियां किसी और चीज से टकरा गई। मंकीज पॉ। एक पल के लिए उसके शरीर में ठंडी सी सरसराहट दौड़ गई। अपने कोट पर हाथ साफ किए और बिना पीछे देखे सीधा सोने चला गया। चैप्टर 2। अगली सुबह सर्दियों की हल्की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर पड़ी प्लेट्स और कप्स उसकी रोशनी में चमक रहे थे, और अजीब बात यह थी कि पिछली रात का डर कहीं गायब हो चुका था। साइड बोर्ड पर मंकीज पॉ लापरवाही से पड़ा हुआ था, सूखा, मुरझाया हुआ और बिल्कुल बेजान। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि उसमें कोई जादुई ताकत हो सकती थी। हर्बर्ट खुद अपने डर पर हंस रहा था। कल रात फायरप्लेस में जो अजीब सा चेहरा उसने देखा था, अब उसे याद कर उसे हंसी आ रही थी। मिसेस वाइट ने चाय का कप रखते हुए कहा, मुझे लगता है सारे रिटायर्ड सोल्जर्स एक जैसे ही होते हैं। हमें भी देखो, हम उनकी कितनी बकवास बातों पर यकीन करने लगते हैं। फिर हंसकर बोली, आज के ज़माने में विशेष पूरी कौन करता है? ऐसा कहाँ होता है? और अगर होता भी हो तो 200 पाउंड्स तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? हर्बर्ट तुरंत बोला, शायद आसमान से गिरकर सीधा पापा के सर पर लगे। सब हंस पड़े, लेकिन मिस्टर वाइट अब भी पूरी तरह नहीं हंसे। उन्होंने धीरे से कहा, मॉरिस कह रहा था कि ये सब इतने नेचुरल तरीके से होता है कि इंसान उसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस समझने लगता है। हर्बर्ट कुर्सी से उठा और अपना कोट पहनते हुए बोला, बस मेरी एक बात याद रखना, मेरे वापस आने से पहले कोई खर्चा मत करना। मुझे डर है कि इतना पैसा आपको कंजूस बना देगा, फिर हमें आपको फैमिली से निकालना पड़ेगा। ये कहकर वो घर से निकल गया। मिसेस वाइट उसके पीछे दरवाजे तक गई और मुस्कुराते हुए उसे रोड पर दूर जाते हुए देखती रही। उसके बाद काफ़ी देर तक वो और मिस्टर वाइट मंकीज पॉ और मॉरिस का मजाक उड़ाते रहे। लेकिन सच ये था कि उनके दिल के किसी कोने में अब भी 100 पाउंड्स की बात बैठी हुई थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। पोस्टमैन। मिसेस वाइट लगभग दौड़कर दरवाजे तक पहुंच गई। एक पल के लिए उन्हें लगा शायद कुछ मैजिक हुआ होगा, लेकिन पोस्ट में सिर्फ टेलर का बिल था और उन्होंने खुद पर ही हंस दिया। दिन बीत गया, शाम आ गई और डिनर के वक्त मिसेस वाइट हंसकर बोली, जब हर्बर्ट घर आएगा ना तो फिर से 100 पाउंड्स वाली बात पर मजाक बनाएगा। मिस्टर वाइट ने बियर का ग्लास भरते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन एक बात की मैं कसम खा सकता हूँ, वो चीज़ मेरे हाथ में हिली थी। मिसेस वाइट ने प्यार से कहा, नहीं, आपको सिर्फ ऐसा लगा होगा। नहीं, मिस्टर वाइट ने जिद में जवाब दिया, मुझे लगा नहीं था, वो वाकई हिली थी। फिर वो कुछ और कहने ही वाले थे कि अचानक रुक गए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। मिसेस वाइट ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी नज़र खिड़की के बाहर टिकी हुई थी। रोड के उस पार एक आदमी खड़ा था, अच्छे कपड़े पहने हुए, सर पर नई चमकदार सिल्क हैट, लेकिन उसका बर्ताव अजीब था, बहुत अजीब। वो घर की तरफ देखता, फिर रुक जाता, जैसे अंदर आने से डर रहा हो। एक बार गेट तक आया, फिर वापस मुड़ गया। दूसरी बार आया, फिर लौट गया। तीसरी बार भी वही हुआ। हर बार लगता जैसे वो कोई मुश्किल फैसला लेने की कोशिश कर रहा हो। मिस्टर और मिसेस वाइट उसे खिड़की से देखते रहे और ना जाने क्यों मिसेस वाइट के दिमाग में तुरंत 100 पाउंड्स वाली बात आ गई। क्या पता, उन्होंने एक पल के लिए सोचा। चौथी बार वो आदमी गेट के पास रुक गया। इस बार उसने गेट का हैंडल पकड़ा और काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे हिम्मत जुटा रहा हो। फिर अचानक उसने गेट खोल दिया और तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त मिसेस वाइट ने जल्दी से अपना एप्रन उतारा और कुर्सी के कुशन के पीछे छुपा दिया। कुछ ही पल बाद वो आदमी ड्राइंग रूम में खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो यहाँ आना नहीं चाहता था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, वो बेचैन था, घबराया हुआ था। मिसेस वाइट उसे बैठने के लिए कहकर इंतजार करती रही, लेकिन आदमी चुप रहा। वो आदमी कुर्सी के किनारे पर बैठा था। उसकी उंगलियां बेचैनी से उसकी पैंट पर लगे रुए का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ रही थी, जैसे वो बात शुरू करने की हिम्मत जुटा रहा हो। आखिरकार उसने धीरे से कहा, मुझे यहाँ भेजा गया है। उसकी आवाज़ में झिझक साफ महसूस हो रही थी। फिर उसने नज़र झुकाते हुए कहा, मैं मो एंड मैगीज कंपनी से आया हूँ। ये नाम सुनते ही मिसेस वाइट का चेहरा बदल गया। वही कंपनी जहाँ हर्बर्ट काम करता था। उनका दिल अचानक से धड़कने लगा। वो अपनी कुर्सी से उठ गई। क्या बात है? हर्बर्ट ठीक तो है ना? क्या हुआ है? बताएं, क्या हुआ है? उनकी आवाज़ घबराहट से काँप रही थी, लेकिन मिस्टर वाइट ने जल्दी से बीच में कहा, नहीं नहीं, इतनी जल्दी बुरा मत सोचो, बैठ जाओ। फिर उन्होंने आदमी की तरफ देखा
और हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे यकीन है आप कोई बुरी खबर नहीं लाए हैं, अजनबी ने धीरे से कहा। मुझे अफसोस है। हर्बर्ट को चोट लगी है? आदमी ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, बहुत बुरी तरह। कुछ पल के लिए उनकी दुनिया रुक सी गई। फिर उसने कहा, लेकिन अब उसे कोई दर्द नहीं है। एक पल के लिए मिसेस वाइट के चेहरे पर राहत दिखाई दी। भगवान का शुक्र है। लेकिन फिर उन्हें शब्दों का मतलब समझ आया। कमरे में खड़े उस आदमी के झुके हुए चेहरे ने सारी सच्चाई बता दी थी। उसकी नजरें उनसे नहीं मिल रही थी। मिसेस वाइट की सांस अटक गई। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मिस्टर वाइट का हाथ पकड़ लिया। आखिरकार वो आदमी धीरे से बोला, हर्बर्ट मशीन में फंस गया था। मशीन में फंस गया था? मिस्टर वाइट ने धीरे से दोहराया, जैसे उनका दिमाग उस बात को समझने की कोशिश कर रहा हो, जैसे वो उम्मीद कर रहे हों कि शायद ये सब एक गलतफहमी हो। वो चुपचाप खिड़की के बाहर देखते रहे, फिर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। उनकी आवाज़ टूट रही थी। वो हमारा इकलौता बेटा था। हमारे पास उसके सिवा कुछ नहीं था। ये बहुत मुश्किल है। अजनबी आदमी खड़ा हो गया। वो खिड़की के पास चला गया, जैसे उसे उनका चेहरा देखने की हिम्मत ही न हो। कुछ पल बाद उसने कहा, कंपनी की तरफ से मैं आपके दुख पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, मगर समझिए, मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ। मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ। मिसेस वाइट का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उनकी आंखें शून्य में टिकी हुई थी और मिस्टर वाइट ऐसे लग रहे थे जैसे किसी जंग के मैदान में खड़े हों। फिर उस अनजान आदमी ने कहा, कंपनी इस हादसे की जिम्मेदारी नहीं लेती। वो किसी भी तरह की लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करती। पर हर्बर्ट की सेवाओं को देखते हुए कंपनी आपको मुआवजे के रूप में एक रकम देना चाहती है। मिस्टर वाइट ने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ छोड़ दिया। वो खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उन्हें पहले से जवाब पता हो। उनके सूखे होठों से मुश्किल से शब्द निकले, कितनी रकम? अजनबी ने जवाब दिया, 200 पाउंड। वही रकम। मिसेस वाइट के दिल चीर देने वाली चीख पूरे घर में गूंज उठी। लेकिन मिस्टर वाइट ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी, जैसे सच और डर एक साथ उन पर टूट पड़े हों। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे कोई अंधा आदमी रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, और फिर धड़ाम, वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। मंकीज पॉ ने पहली विश पूरी कर दी थी, लेकिन उसकी कीमत उनके बेटे हर्बर्ट की जान थी। चैप्टर 3। लगभग 2 माइल दूर एक बड़े कब्रिस्तान में बुजुर्ग माँ बाप ने अपने बेटे को दफनाया और फिर एक घर में लौट आए जो खामोशी और अंधेरे से भरा हुआ था। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि शुरू में उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन दिन बीतने लगे। कभी कभी तो पूरा दिन गुजर जाता और दोनों एक दूसरे से मुश्किल से ही कोई बात करते। अब उनके पास बात करने के लिए कुछ बचा ही कहाँ था, और दिन बहुत ही लंबे और थका देने वाले लगने लगे थे। लगभग 1 हफ्ते बाद की ही बात है। एक रात मिस्टर वाइट की अचानक आँख खुल गई। उन्होंने हाथ बढ़ाया तो महसूस किया कि उनकी पत्नी बिस्तर पर नहीं है। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और खिड़की के पास से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो उठकर बैठ गए और सुनने लगे। वापस आ जाओ, उन्होंने प्यार से कहा, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मेरे बेटे को इससे ज़्यादा ठंड लग रही है, बूढ़ी औरत ने कहा और फिर से रोने लगी। उसकी सिसकियों की आवाज़ धीरे धीरे कम हो गई। बिस्तर गर्म था और मिस्टर वाइट की आंखें नींद से भरी थी। वो कुछ देर तक ऊँघते रहे और फिर सो गए, लेकिन अचानक अपनी पत्नी की तेज चीख सुनकर झटके से जाग गए। पंजा, वो जोर से चीखी, मंकीज पॉ। मिस्टर वाइट घबराकर उठ बैठे। कहाँ है? क्या हुआ? मिसेस वाइट लड़खड़ाती हुई उनकी तरफ आई। मुझे वो चाहिए। तुमने उसे फेंक तो नहीं दिया? वो ड्राइंग रूम में है, शेल्फ पर, मिस्टर वाइट ने हैरानी से जवाब दिया। पर क्यों? मिसेस वाइट एक साथ हंसी भी और रोई भी। फिर झुककर उसने उनके गाल पर किस किया। मुझे अभी अभी याद आया, तुम्हें भी क्यों नहीं आया? किस बात का? मिस्टर वाइट ने पूछा। बाकी तो विशेष का, उसने जल्दी से जवाब दिया। हमने अब तक सिर्फ एक ही विश मांगी है। क्या वो काफ़ी नहीं थी? मिस्टर वाइट ने गुस्से से पूछा। नहीं, मिसेस वाइट ने जोश भरे अंदाज में कहा, हम एक और विश मांगेंगे। जल्दी नीचे जाओ, मंकीज पॉ लेकर आओ और उससे विश करो कि हमारा बेटा दोबारा जिंदा हो जाए। मिस्टर वाइट बिस्तर पर सीधे बैठ गए और डर के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे। हे भगवान, तुम पागल हो गई हो। उसे ले आओ, मिसेस वाइट ने हाफते हुए कहा। जल्दी ले आओ, विश मांगो और मेरे बेटे को जिंदा कर दो। मिस्टर वाइट ने माचिस जलाई और मोमबत्ती जला दी। बिस्तर पर वापस आ जाओ, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। हमारी पहली विश पूरी हुई थी ना, तो दूसरी क्यों नहीं हो सकती? वो बस एक इत्तेफाक था, मिस्टर वाइट ने कहा। जाओ, तुम उसे लेकर आओ और विश मांगो। मिस्टर वाइट ने उनकी तरफ देखा। उनकी आवाज़ काँप रही थी। उसे मरे हुए 10 दिन हो चुके हैं, और इसके अलावा मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, मैं उसे सिर्फ उसके कपड़ों से ही पहचान पाया था। अगर उस वक्त उसकी हालत तुम्हें दिखाने लायक नहीं थी तो अब कैसे होगी? उसे वापस ले आओ। मिसेस वाइट चीखने लगी और दरवाजे की तरफ देखने लगी।
क्या तुम्हें लगता है मैं उस बच्चे से डरूंगी जिसे मैंने अपनी गोद में पाला है? मिस्टर वाइट हार मान गए। मिस्टर वाइट को लगा ये नहीं मानेगी। वो अंधेरे में नीचे गए और रास्ता टटोलते हुए ड्राइंग रूम तक पहुंच गए। फिर मेंटल पीस तक गए। मंकीज पॉ वहीं रखा हुआ था। अचानक उनके दिल में एक भयानक डर पैदा हुआ कि कहीं बिना कहे ही उनकी विश पूरी ना हो जाए और उनका बिखरा हुआ और कुचला हुआ बेटा उनके सामने आकर ना खड़ा हो जाए। उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। वो मेज के इधर उधर टटोलते हुए चले, दीवार के सहारे रास्ते ढूंढते हुए, जब तक कि उनके हाथ में वो मनहूस चीज लेकर वो छोटे से पैसेज तक नहीं पहुंच गए। जब वो कमरे में वापस आए तो उन्हें अपनी पत्नी का चेहरा बदला हुआ सा लगा। उनका चेहरा सफ़ेद था और उम्मीद से भरा हुआ था। डर के मारे उसे उसमें कुछ अननेचुरल सा नजर आया। मिस्टर वाइट को अपनी पत्नी से भी डर लगने लगा। विश मांगो, मिसेस वाइट ने मजबूत आवाज में कहा। यह बेवकूफ़ी है और गलत भी। विश मांगो, उनकी पत्नी ने कहा। उन्होंने हाथ उठाया। मैं विश करता हूँ कि मेरा बेटा दोबारा जिंदा हो जाए। मंकीज पॉ उसके हाथ से गिरकर जमीन पर जा गिरा। वो उसे डरी हुई नजरों से देख रहे थे, फिर कांपते हुए एक कुर्सी पर बैठ गए, जबकि मिसेस वाइट उम्मीद भरी आंखों से खिड़की तक गई और पर्दा उठा दिया। वो वहीं बैठा रहा जब तक ठंड से उसका शरीर सुन्न नहीं होने लगा। कभी कभी वो खिड़की पर खड़े अपनी बीवी की परछाई की तरफ देख लेते। मोमबत्ती का छोटा सा बचा हुआ हिस्सा जो चाइना के कैंडल स्टिक के किनारे से नीचे तक जल चुका था, दीवारों और छत पर हिलती डुलती परछाई बना रहा था। फिर एक बड़ी लौ के साथ वो बुझ गई। मंकीज पॉ के असफल होने से जो राहत उसे महसूस हुई उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वो धीरे से अपने बिस्तर पर चला गया। 1 या 2 मिनट बाद उसकी पत्नी भी चुपचाप और निराश होकर आकर पास लेट गई। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। वो बस घड़ी की टिक टिक सुनते हुए लेटे रहे। सीढ़ियों से हल्की सी चरमराहट की आवाज आई। फिर दीवार के अंदर से चूहा दौड़ता हुआ सुनाई दिया। अंधेरा घुटन भरा लग रहा था। काफी देर तक हिम्मत जुटाने के बाद मिस्टर वाइट ने माचिस की डब्बी उठाई और एक तीली जलाकर मोमबत्ती लेने के लिए नीचे चले गए। जब वो सीढ़ियों से नीचे पहुंचे तो माचिस बुझ गई। वो दूसरी तीली जलाने के लिए रुक गए और इसी पल सामने के दरवाजे में एक दस्तक हुई। इतनी हल्की और चुपके से की गई कि मुश्किल से सुनाई दे। उनके हाथ से माचिस गिर गई। वो बिल्कुल स्थिर खड़े रहे, उनकी सांस जैसे थम गई हो। फिर वही दस्तक दोबारा सुनाई दी। वो तुरंत मुड़े और दौड़ते हुए अपने कमरे में वापस आ गए। दरवाज़ा बंद था। तभी पूरे घर में तीसरी दस्तक गूंज उठी। क्या था वो? मिसेस वाइट घबराकर बोली। एक चूहा था, बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा। एक चूहा, वो सीढ़ियों पर मेरे पास से गुजरा था। उसकी पत्नी बिस्तर पर उठकर बैठ गई और धीरे से सुनने लगी। तभी पूरे घर में एक जोर की दस्तक गूंजी। वो चीख उठी, हर्बर्ट है। वो तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन उनके पति उनसे पहले पहुंच गए और उनकी बाजू पकड़कर उन्हें मजबूती से रोक लिया। तुम क्या करने जा रही हो? वो छूटने की कोशिश करते हुए बोली। वो मेरा बेटा है, हर्बर्ट है। मुझे अब याद आया कि कब्रिस्तान यहाँ से 2 मील दूर है। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे दरवाजा खोलना है। भगवान के लिए उसे अंदर आने मत देना, मिस्टर वाइट ने कहा। तुम अपने ही बेटे से डर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं आ रही हूँ हर्बर्ट, मैं आ रही हूँ। फिर एक और दस्तक हुई, उसके बाद एक और। अचानक मिसेस वाइट मिस्टर वाइट की पकड़ से छूट गई और बाहर दौड़ पड़ी। मिस्टर वाइट उनके पीछे लैंडिंग तक गए और उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, जबकि वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर रही थी। उसने सुना कि दरवाजे की चेन खुल गई है। फिर नीचे वाला बोल्ट धीरे धीरे और सख्ती से खोला जा चुका है। तभी मिसेस वाइट की हाफती हुई आवाज़ सुनाई दी। ऊपर वाला बोल्ट, वो जोर से बोली। नीचे आओ, मैं ऊपर वाले बोल्ट तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन उसका पति हाथों और घुटनों के बल जमीन पर मंकीज को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। काश वो उसे बाहर खड़ी उस चीज के अंदर आने से पहले ढूंढ लेते। पूरे घर में लगातार दस्तकों की आवाज भर गई थी। उसने ऊपर सुना कि उनकी पत्नी ने दरवाजे के आगे एक कुर्सी घसीट कर रखी है। उन्होंने बोल्ट की चरमराहट सुनी जो धीरे धीरे खुल रहा था, और इसी पल उन्हें मंकीज पॉ मिल गया। उन्होंने घबराहट में अपनी तीसरी और आखिरी विश मांग ली। अचानक दस्तकें बंद हो गईं, हालांकि उनकी गूंज अब भी पूरे घर में महसूस हो रही थी। उन्हें सुनाई दिया कि कुर्सी हटा दी गई है। फिर दरवाज़ा खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका सीढ़ियों से ऊपर आया और अपनी पत्नी की निराशा और दुख भरी लंबी चीख सुनकर उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो दौड़कर उसके पास नीचे गया और फिर गेट तक पहुंच गया। सामने तिलमिलाती हुई स्ट्रीट लैंप की रोशनी एक शांत और सुनसान सड़क पर पड़ रही थी।